Conformations are the structures or the special arrangement of the carbon hydrogen clouds in the space or in a three dimensions, how they are arranging or how they are arranged in a 3D dimension. Now we already saw that ethane are forming two type of conformation, staggered as well as eclipsed. In staggered conformation, the carbon hydrogen bond is far from each other, whereas in eclipsed the carbon hydrogen cloud is a means as close as possible. So अगर हम दो तरह के कॉन्फर्मेशन देखते हैं इथेन के, एंड नाउ द टॉपिक जो आज का है दैट इज द विच इज मोर स्टेबल। इथेन है, इथेन इज शोइंग टू टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशन। अगर हमने ये कार्बन, दो कार्बन लिए हैं, दिस इज द रेयर कार्बन और दिस इज द फ्रंट कार्बन। यहाँ पे अगर हम ये, क्योंकि हम इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दोनों से ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो मेन कंसर्न है या जो मेन थीम है कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है उसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे हमने ये स्टैगर्ड बना लिया है। नाउ वी कैन सी जो कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दिस इज फार फ्रॉम ईच अदर। ये कैसा कॉन्फॉर्मर्स और रोटामर्स और कॉन्फॉर्मेशन, तो एक है तो हम इसे कॉन्फॉर्मर्स कहेंगे या रोटामर्स कहेंगे। तो इन स्टैगर्ड व्हाट विल हैपन, द कार्बन हाइड्रोजन क्लाउड इज फार फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से हो गया। अगर हम इक्लिप्स्ड की बात करें तो व्हाट विल हैपन, ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन है, तो इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन क्लाउड है दिस इज क्लोज एज मच एज अ पॉसिबल। तो ये हमारा इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर्स और रोटामर्स है इथेन का। नाउ जो आज का टॉपिक है दैट इज आउट ऑफ दीज विच इज अ मोर स्टेबल। एज वी कैन सी कि जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन क्लाउड है दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। इफ दे आर हैविंग अ फार फ्रॉम ईच अदर मीन्स दे आर मोर स्टेबल, कि रिपल्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या रहेगा कि जो रिपल्शन है, रिपल्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मिनिमम, कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर रिपल्शन कम है और मीन्स हैविंग अ लेस एनर्जी, सो इट इज द मिनिमम इन एनर्जी। रिपल्शन कम है, एनर्जी कम है, बट स्टेबिलिटी कैसी है, एज दे आर फार फ्रॉम ईच अदर तो इट इज अ मोर स्टेबल। क्या हो जाएगा, इट इज मोर स्टेबल। और क्योंकि यहाँ पे जो टोर्शनल एंगल है या जिसे हमें डाईहेड्रल एंगल कहते हैं, टोर्शनल एंगल व्हेन ये जो कार्बन कार्बन है ना, ये जो कार्बन कार्बन का रोटेशन होगा on the ये internuclear axis and when they will revolve or when they will rotate, तो वो क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है सो इट कैन बी रोटेट इजीली। यहाँ पे जो टोर्शनल या डाईहेड्रल एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, मैक्सिमम रहेगा, दैट इज अ 180 डिग्री। तो या रिपल्शन नहीं है, एनर्जी बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जो टोर्शनल एंगल है वो 180 डिग्री का है। वही हम अगर इक्लिप्स्ड की बात करें, इक्लिप्स्ड में जो यहाँ पे रिपल्शन है कार्बन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रो क्लाउड है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन इज मैक्सिमम। तो इस केस में क्या है, रिपल्शन is maximum due to closeness of carbon hydrogen electron clouds। तो यहाँ पे
बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा और एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी, बट स्टेबिलिटी कैसी होगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा है तो इट इज लेस स्टेबल। जो इक्लिप्स्ड होते हैं, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर्स जो होते हैं और रोटामर्स होते हैं, दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू स्टैगर्ड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज लेस, ये लेस स्टेबल है। एंड यहाँ पे जो टॉर्शनल एंगल है, टॉर्शनल और डाइहेड्रल एंगल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कैसा रहेगा, 0 डिग्री है। इन दोनों कॉन्फॉर्मेशंस के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज 12.5 किलो जूल्स पर मोल। दोनों ही कॉन्फॉर्मर्स के बीच में स्टैगर्ड और इक्लिप्स, चाहे आप उसे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन या न्यूमैन प्रोजेक्शन जैसा दिल करे वैसे बना सकते हैं, बट इन बोथ केसेस आइदर वी आर मेकिंग अ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन और आइदर वी आर मेकिंग अ न्यूमैन प्रोजेक्शन, स्टैगर्ड्स आर मोर स्टेबल, showing less repulsion, minimum energy and dihedral or torsional angle 180. Whereas eclipsed is means it is a less stable, maximum in energy and maximum repulsion is there and maximum energy is there. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, बाकी हमारा टोर्शनल एंगल 0 डिग्री है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 12.5 किलो जूल्स पर मोल। और इसे ओवरकम करने के लिए व्हेन दी इंटरमॉलिक्यूलर जो कोलिजन्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैन ऑलवेज, हम पढ़ते हैं देयर आर दी laws that particles or the constituent molecules always in a motion. We know that ki they are never at rest, they are always moving. So when they collide with each other, the energy released and that energy is sufficient to overcome this barrier. तो इसीलिए हम दोनों में से किसी भी कॉन्फॉर्मर्स को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट एनी कॉन्फॉर्मर्स एंड वी कैन से कि ये वाला कॉन्फॉर्मर हमें ज़्यादा मिलेगा। दोनों ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, दे कैन इजीली इंटर कन्वर्टेबल। बिकॉज यहाँ पे रीज़न क्या है, सो बिकॉज ऑफ देयर इंटर कन्वर्जन as energy obtained by intermolecular collision to overcome 12.5 kilojoules पर मोल। सो ये दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर इंटर कन्वर्जन एज एनर्जी ऑब्टेन बाय इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन टू ओवरकम, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनी कॉन्फॉर्मर्स और वी कैन नॉट आइसोलेट इट, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। सो none of the conformers can be isolated, हम इसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी जो भी कोलिजन होता है उससे जो एनर्जी निकलती है, मीन्स आइदर वी कैन से काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी, दैट इज सफिशिएंट टू ओवरकम दिस बैरियर एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। सो दोनों, किसी भी कॉन्फॉर्मर्स को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। कॉन्फॉर्मर दो ही हैं बट एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होने के कारण नन ऑफ दीज कैन बी आइसोलेटेड। सो हेयर इज व्हाट स्टेबल, दोनों में से ज़्यादा स्टैगर्ड है बट इंटरकन्वर्टेबल भी है, सो हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते।